नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब देखिए ये वीडियो कुछ अंतराल के बाद, शायद 2-3 दिन के बाद ये जारी हुआ है और इसी तरह से कुछ अंतरालों के बाद इस तरह की वीडियो जारी होते रहेंगे। जैसे जैसे जो विषय आएगा, जो विषय वस्तु आएगा, सब्जेक्ट मैटर होगा, मुद्दा होगा, कोई घटना होगी ध्यानाकर्षण के लायक, तो उसी पर वीडियो आते रहेंगे। तो यही इसका नियमन है, यही इसका नियमित स्वरूप होगा। तो इसको किसी भी प्रकार से अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही वीडियो जारी होते रहेंगे। अब ये जैसा कि बताया गया है, भारतीय अवाम ताकत दल अपने जो अमर शहीद हैं, हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी की जन्म तिथि अभी इसी 23 जनवरी को आ रही है। आज तारीख 20 हो गई, 3 दिन के बाद। और शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियो इत्यादि की कुर्बानी और शहादत, जिनकी कुर्बानी और शहादत की बदौलत इस मुल्क को आजादी मिली, हम सभी को आजादी नसीब हुई। ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई भाई जान लें कि इन कांग्रेसी चमचों के द्वारा नहीं हुई। जिन तथ्यों को ये दबा दबा कर रखे थे, वो तथ्य अब सामने आ रहे हैं कि आजादी की लड़ाई के समय इनका क्या आचरण रहा, क्या व्यवहार रहा, क्या इनके चाल रही और क्या इनका चरित्र रहा। यह धीरे धीरे हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों में के समक्ष ये तथ्य आ रहे हैं और जिसको ये दबा के रखे थे। और एक विशेषता, जिन तथ्यों के जब खुलासा हो रहा है, बीजेपी जो है, जो माने इनकी एक प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टी है, जो सत्तासीन है, वो सारे जो तथ्य हैं, जो कि राष्ट्रहित के लिए बहुत माने महत्वपूर्ण है, जहां पर इस कांग्रेस ने, ये कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी की जंग का मुखौटा पहने हुए
देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी की और अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी, अंग्रेजी सरकार के लिए मुखबिरी की, दलाली की, और इसी मकसद से अंग्रेजी सरकार ने अपने किसी अंग्रेज ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना भी करवाई थी 1885 में। और जो तथ्य जो कहने को तो बताने को बहुत कुछ है कि किस तरह से ये इन सबों ने गद्दारी की है अपने मुल्क के साथ और अपनी जनता के साथ, वो भी आज़ादी की जंग के नाम पर। और इनकी सभाओं में, कांग्रेस की सभाओं में कई वर्षों तक जो है यूनियन जैक के झंडे जो है के झंडे फहराए जाते रहे। और यहाँ तक कि जो नेहरू था, गद्दार जवाहरलाल नेहरू, उसने जब शपथ ली थी वो भी यूनियन जैक के झंडे के नीचे और अंडर द सजरेंटी ऑफ ब्रिटेन जो 1946 में इसने शपथ ली थी और 1947 में भी। तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू मैंने किस तरह से हमारे देश पर काबिज रहा, हमारे देश पर तो काबिज वो अंग्रेज भी रहे और अंग्रेजों का ये रिप्रेजेंटेटिव उसका प्रतिनिधि था और देश का गद्दार था, देश का दुश्मन। तो वो कांग्रेस पार्टी जो है अपने सभी अधिवेशन में मेकिंग लिव लॉन्ग यानी जो है वो इंग्लैंड के महाराजा दीर्घायु हो, इस तरह की प्रार्थना करते थे ये कांग्रेस वाले अपनी सभाओं में। और उनकी सभाओं में वो यूनियन जैक जो कि झंडा ब्रिटेन का है उसको लगाते थे। इसके चार अध्यक्ष जो है उस समय के चार कांग्रेस अध्यक्ष जो है घुटने टेक करके महारानी विक्टोरिया के प्रति वफादारी की कस्में खाए थे और जिसके कारण इन सबों को या तो राय बहादुर, नाइटहुड, सर, केसरी हिंद की उपाधियां जो इन सबों ने ली थी। और एक विचित्र बात और कि देखिए, कांग्रेस के चरित्र को जानना बहुत जरूरी है। यदि कांग्रेस के चरित्र से पूरा देश के लोग जान जाएं। देखिए, इस तरह का हुआ सब फैला रहे हैं कि कांग्रेस मर गई, बिल्कुल मरी नहीं है। कांग्रेस जो है वो विभिन्न रूपों में हमारे देश को डस रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का ही एक रूप है, हमारे लोग जान लें। आरजेडी भी कांग्रेस का ही एक रूप है। इसी कांग्रेस से निकली हुई टीएमसी है, इसी कांग्रेस से निकली हुई एनसीपी है। शिवसेना को कांग्रेस ने ही जो स्थापित किया 70 के दशक में, 1970 के दशक में। बीजेपी में आधे कांग्रेसी घुसे हुए हैं और इसी तरह से जो है कांग्रेस जो है वो मरी नहीं है, वो विभिन्न रूपों में वो है, अभी मौजूद है। ये सब जो है कांग्रेस को मजबूत होने का मौका देने के लिए इस तरह का एक षड्यंत्र चला रहा है कि कांग्रेस मर गई है। कांग्रेस मरी नहीं है। कांग्रेस या जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, भारतीय अवाम ताकत दल ने तो उसका जो असली चाली चरित्र चेहरा के अनुसार उसका जो नाम रखा है गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, ये नाम कभी कभी इसके प्रवक्ता जैसे वो प्रेम शुक्ला लिया करते हैं, लेकिन बाद में उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। इनके जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, सुधांशु त्रिवेदी, समित पात्रा वगैरह, वो नाम नहीं लेते हैं। तो वो इनका एक प्रतीकात्मक विरोध दिखाते हुए बीजेपी वाले, देखिए जितनी अभिशाप ये कांग्रेस है और इसका इतिहास रहा है, और जब शासन में रही तो तब इसने देश के लिए कितनी बड़ी अभिशाप बने रही, उतना ही अभिशाप ये बीजेपी है जो कि सिर्फ एक प्रतीकात्मक विरोध के साथ जो है
इसकी किस प्रकार रक्षा कर रही है। ये जो देशद्रोह और ये भारतद्रोह जो है वो पार्टी कर रही है जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहती है। ये दुखड़ा है देश के लिए। तो बात चली थी कि जो है आजादी की लड़ाई, तो जिसके चाचा अध्यक्ष जो है घुटने टेक करके वो रानी एलिजाबेथ रानी विक्टोरिया के प्रति वफादारी की कस्में खा करके इस तरह की उपाधियां प्राप्त करते थे। और उसमें एक कांग्रेस का अध्यक्ष बना था अंग्रेज विलियम वीडेनबर्ग, कब 1889 में, यानी उसकी स्थापना के 4 ही वर्ष बाद। और फिर वो ब्रिटेन में गया और ब्रिटेन का संसदीय चुनाव वो लड़ा और ब्रिटेन का सांसद हो गया, वो माने एमपी हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। और फिर वो विक्टोरिया के सचिव का सचिव, यानी इतनी बड़ी चमचागिरी किया कि जो महारानी विक्टोरिया के सचिव का सचिव रहा और कई वर्षों तक रहा। और फिर आकर 1910 में फिर वो कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। तो ये पूरा चरित्र है जो ये कांग्रेस जो है वो इस तरह से, मैंने इस तरह से हुआ, पूरा दिमाग में भरी हुई कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी। और इस तथ्य को बीजेपी वाले भी छुपा रहे हैं। मैंने जो ये तथ्य है कि भाई कि इसने आजादी की लड़ाई के नाम पर देश को धोखा दिया है। हमेशा अंग्रेजी सरकार के लिए मुखबिरी का काम करती रही, दलाली का काम करती रही। अमित शाह जैसे लोग जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का भी योगदान है। यही कहना ही है किसी का भी, चाहे अमित शाह हो चाहे कोई भी हो, यह देश के साथ गद्दारी है। यानी इन सबों का समर्थन करना, इनके पापों को ढकना ही देश के साथ गद्दारी है अमित शाह जैसे लोगों के द्वारा। तो बात चली थी कि जो है आज़ादी जो है हमारे इन अमर शहीदों, जिनका मैंने अभी नाम बताया है, हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस जो कि मुजफ्फरपुर बिहार के थे, अमर शहीद सुब्रमण्य भारती जो कि तमिलनाडु के थे, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक की थी, और अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियू नागालैंड की थी। तो इन अमर शहीदों के अपने प्राण सहित सब कुछ, सर्वस्व, भारत माता की बलिवेदी पर जो इन लोगों ने प्राण सहित जो न्यौछावर किया, त्याग बलिदान दिया, उसकी बदौलत हुआ। और इतने ही नहीं बल्कि 7 लाख 7 lakhs हमारे भारतीय भाई बहन जो कि अमर शहीद हो गए, उनकी कुर्बानी के कारण हुआ। इन कांग्रेसी चमचों और मुखबिरों के कारण नहीं हुआ। ये सभी लोग अच्छी तरह से जान लें। और गांधी जो है शुरू से जब से दक्षिण अफ्रीका में गया था तब से भी, और गांधी पर जो मोहनदास करमचंद गांधी था उस पर अंग्रेजी सरकार बहुत भरोसा करती थी और उसी से बात करती थी। तो जो उसने अंग्रेजी सरकार के लिए दक्षिण अफ्रीका में किया, तो उसको अपना एक भरोसेमंद सिपाही मान करके अंग्रेजी सरकार, जब अंग्रेजी सरकार ने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए भंग किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, बंगाल को तोड़ा या बंगाल विभाजन किया, तो उसके विरोध में एक स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ। स्वदेशी आंदोलन और अनुशीलन समिति, 2 आंदोलन खड़े हुए। इन्हीं दो यानी हमारे देशभक्ति के आंदोलन को दबाने के लिए
या उसका सामना करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए इस अंग्रेजी सरकार ने इस मोहनदास करमचंद गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत में पैराशूट करवाया। वो मोहनदास करमचंद गांधी आते ही भारत में सार्वजनिक रूप से उस अंग्रेजी सरकार जिसके खिलाफ हमारे 7 लाख अमर शहीदों ने प्राण देकर के आज़ादी लाई और 7 लाख अमर शहीदों ने अपनी जान दी, जिस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उसी अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी की घोषणा इसने सार्वजनिक रूप से की। इस मोहनदास करमचंद गांधी ने उस अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी की घोषणा की। कब की? 1913 में। और क्योंकि कि अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी की सार्वजनिक घोषणा उसने इसलिए की कि उसी के आधार पर उसने यानी भारत के नौजवानों को अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने के लिए, चूंकि उसमें प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था, जो प्रथम युद्ध जो 1914 से लेकर 1919 तक चला था, तो अंग्रेजों को भारतीय चाहिए थे, भारतीय नौजवान चाहिए थे उनकी सेना के लिए। तो यही काम जो है अंग्रेजों का दलाल जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी जो है भारतीय नौजवानों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया। और यह क्या करके करवाया कि मैं तो अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार हूं, भारतीय नौजवानों को भी चाहिए कि वह अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का सबूत पेश करें अंग्रेजी सेना में भर्ती होकर के। बताइए, जिस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ते हुए हमारे 7 लाख भारतीय भाई बहन अमर शहीद बन गए, प्राण दिए, अपने प्राणों की आहुति दिया, त्याग बलिदान दिया, उसी अंग्रेजी सरकार की सहायता के लिए भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया इस मोहनदास करमचंद गांधी ने। और उसके प्रति जो है वफादारी की कसमें खाया, मैंने घोषणा किया। और इसी एवज में उसको जो चमचागिरी वाले सब उपाधि मिला करते थे अंग्रेजी सरकार में, तो केसरी हिंद मिला हुआ, ये रिकॉर्डेड प्रूफ है, सब अभिलेखित तथ्य कि इस मोहनदास करमचंद गांधी को अंग्रेजों ने केसरी हिंद की उपाधि दी थी। और सांप्रदायिक भी बहुत बड़ा सांप्रदायिक भी था। मोपला एक कांड हुआ था जिसमें हिंदुओं का काफी जो है वो नरसंहार हुआ था। एक बहुत माने सांप्रदायिक वो था, उसमें जो हिंसा करने वालों का इसने वो समर्थन किया था। और इस कृति पर कि बजाय कि उस हिंसा की निंदा करे या उसको रोकने का कुछ प्रयास करे, जो हिंसक तत्व थे जिन्होंने हिंसा की, जिन्होंने इस तरह से वो कत्लेआम किया, उसका समर्थन किया इस मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो ये सांप्रदायिक भी था। और उसकी इस कृति पर जो आयरलैंड की एक महिला थी, जो कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई थी, वो महिला जिसका नाम है अनी बेसेंट ने इस मोहनदास करमचंद गांधी की यानी बहुत लताड़ लगाई, इतना बुरा लगा उनको, जो उसने अपना जो है सांप्रदायिक चेहरा दिखाया उसमें। और इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने बताया है कि हमारे भारत के जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनमें कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं जिनको देश से मतलब नहीं होता है। कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं जिनको देश मतलब नहीं होता है।
देश के बाहर खास करके टर्की और सऊदी अरब में क्या घटित होता है उसी के अनुसार ये गतिविधि यहाँ पे हमें चलाते हैं। तो टर्की में क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में कुछ टकराहट थी और वो क्रिश्चियन जो है वो वहाँ पर जो शासनाध्यक्ष को खलीफा कहते थे, तो खलीफा की मान्यता सब क्रिश्चियन टर्की में नहीं दे रहे थे। उस खलीफा के समर्थन में हमारे भारत के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी तत्व जो है वो आंदोलन चला रहे थे और उस आंदोलन का नाम था खलीफत आंदोलन। यानी मुद्दा कहाँ का था? टर्की का, भारत के बाहर का था। और उसको चलाने वाले कौन थे? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कुछ कट्टरवादी तत्व। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी तत्वों के द्वारा चलाए जा रहे एक जो है सांप्रदायिक आंदोलन जो था खलीफत आंदोलन, उसको इस मोहनदास करमचंद गांधी ने उसका नाम बदल दिया। उसका नाम रख दिया खिलाफत आंदोलन और फिर उसको राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दे दिया और उसको आजादी की जंग का आंदोलन का नाम दिया। इतना बड़ा सांप्रदायिक था ये मोहनदास करमचंद गांधी। और ये हमेशा से मोहनदास करमचंद हमेशा से जो है, और इसने कभी भी आजादी का समर्थन नहीं किया। इसने बराबर ये मांग करता रहा डोमिनियन स्टेटस भारत के लिए, आजादी के लिए नहीं। बल्कि 1927 का जो कलकत्ता का जो अधिवेशन था, तो जो डोमिनियन स्टेटस की बात कही थी उस पर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में ही थे, तो उन्होंने डोमिनियन स्टेटस को खारिज करने के लिए एक संशोधन पेश किया था। लेकिन कांग्रेस तो इसके चंगुल में था, कांग्रेस तो इसके चंगुल में थी इस मोहनदास करमचंद गांधी के। तो वो संशोधन का प्रस्ताव सुभाष चंद्र बोस वाला वो प्रस्ताव गिर गया। और हमेशा से ये कांग्रेस जो है डोमिनियन स्टेटस की मांग करती रही, कभी भी इसी आजादी की मांग नहीं की। लेकिन जब इस कांग्रेस ने देखा कि हमारे जो अमर शहीद हैं, खास करके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह इत्यादि जो है, इनका कहना था कि इन्हें अंग्रेजों से बात करनी ही नहीं है, इनको सबसे पहले भगाना है। ये मुद्दा पूरे देश में बहुत लोकप्रिय होने लगा। जब जनता में काफी लोकप्रिय होने लगा, तो जानते हैं ना कि आजकल की जो पार्टियां हैं जिसमें कि कांग्रेस सबसे आगे है, लोकप्रिय मुद्दे को बड़ी सफाई से उसको चुरा लेती हैं और उसको अपना बनाने की कोशिश करती हैं। तो वही हाल बीजेपी का भी है। जब उसने देखा कि इनकी भारतीय ताकत दल भारतीय एकता की बात कर रही है, तो उसका आरएसएस वाला वो भी बोला कि हाँ एकता जरूरी है, हिंदू मुस्लिम की एकता जरूरी है। हालांकि भारतीय ताकत दल ने उस मोहन भागवत को जवाब दिया कि अरे बेवकूफ, एकता हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं। तुम लोग जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को मुसलमान कहते हो, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन को हिंदू कहते हो, यही सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। तो एकता हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, भारतीय एकता की जरूरत है। क्योंकि जिनको तुम मुस्लिम कहते हो वो मुस्लिम नहीं है, वो भारतीय हैं। जिसको तुम हिंदू सनातन हिंदू कहते हो वो भी हिंदू भी नहीं है, वो भी भारतीय है। तो एकता जो है वो जो है भारतीय एकता की बात है। लेकिन चूंकि इस पार्टी के पास अभी साधन नहीं, साधन के लिए संघर्ष चल रहा है, तो लेकिन बोल के निकल गया वो, तो सिर्फ जो है यानी भ्रमित करने के लिए। और आज भी बीजेपी जो है भारतीय एकता की बात करती ही नहीं है, वो सिर्फ बात करती है हिंदू एकता की। हिंदू एकता इसलिए कि जो मतदाता मंडल का 80% जो है वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का है, जो वो भारतीय भाई बहन जो हिंदू सनातन के हैं। तो उसकी ये गणित है कि यदि हम इसको एक कर लिए तो अनंत काल तक हम सत्ता पर कब्ज रहेंगे।
हालांकि उस हिंदू अपील में ये कांग्रेस जेएनपीसी जो कि घोर मतलब कि वो इसने बराबर जो है वो विरोध किया है, मैंने जो हिंदू सनातन का वो बराबर विरोध किया है, मजाक उड़ाया है। हिंदू आतंकवाद का एक जो है वो इसने मुहिम चलाई इन कांग्रेसियों ने। और हमारे प्रभु राम काल्पनिक है, इस तरह का सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का जो है वो वक्तव्य, लिखित वक्तव्य भी समूह ने दिया हुआ है कि राम जो है प्रभु राम वो काल्पनिक है। लेकिन वो देख रहे कि हिंदू अपील से बीजेपी सत्ता में काबिज है, तो ये भी उसी में घुसने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। और राहुल गांधी जो है जब भी चुनाव वगैरह आता है तो चुनाव के पहले जनेऊ पहन लेगा, उसके चमचे बोलेंगे ये जनेऊधारी हिंदू हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, क्या क्या हैं। और कभी जनेऊ वो जो है कोट के ऊपर पहन लेगा, मंदिर घूमेगा, झाल मजीरा बजाएगा, सिर्फ जो है अपने को हिंदू दिखाने के लिए। जबकि वो सिर्फ पहले ही बोल चुका है कि हिंदू आतंकवाद जो है, जितने भी आतंकवाद विश्व में हैं, यानी मुस्लिम ब्रदरहुड है, अलकायदा है, तालिबान है, और जो पाकिस्तान के जितने सबसे खतरनाक जो है वो हिंदू आतंकवाद है। और उसी के रट लेकर के भारत में भी वो जो कौन है वो कमल हसन वगैरह उसी राग में मिलाते हैं। तो बात चल रही थी कि मुद्दा चुराने की। तो जिस समय हमारे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह इत्यादि का ये मुहिम थी कि इन अंग्रेजों से बात करनी ही नहीं है, इनको भगाना है, मतलब कि संपूर्ण आजादी। और ये मुद्दा जब माने जनता में, हमारे अवाम में लोकप्रिय होने लगा, तो इसको चुराने की जुगत ये इस कांग्रेस ने की, और तो इसको चुरा कर अपना मुद्दा बनाने की। तो उसमें कांग्रेस अध्यक्ष बनने का कि वरीयता या नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। लेकिन इस मोहनदास करमचंद गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को धक्का दे करके, किनारे करके, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को आगे किया और कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया। और उसी के द्वारा जो है पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण आज़ादी, संपूर्ण आज़ादी की घोषणा करवाई इस मोहनदास करमचंद गांधी ने 30 जनवरी 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर। कौन कांग्रेस? जो कि हमेशा डोमिनियन स्टेटस ही मांगती रही। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि कोई भी देश अपने यहाँ शासन चलाने के लिए कोई भी पद्धति अपना सकता है, वो स्वतंत्र है। लेकिन अंतिम जो शक्ति होगी, फाइनल अथॉरिटी जो होगी या फाइनल जो डिसीजन होगा, वो इंग्लैंड का होगा। और इसी व्यवस्था के तहत जो है इस समय 15 देश, जिसमें कि प्रमुख रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा के अलावा 12 देश और हैं। तो वैसा ही डोमिनियन स्टेटस ये कांग्रेस मांग रही थी, आजादी नहीं मांग रही थी। लेकिन जब वो पूर्ण रूप से अंग्रेजों को भगाने का मुद्दा हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह का लोकप्रिय होने लगा, उसी मुद्दे को चुरा करके अपना बना लिया। और इसके बाद फिर कभी संपूर्ण आजादी का नाम इसने लिया भी नहीं। और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल इसको मैंने गौर से समझें कि 15 अगस्त जिसको आजादी का दिन कहते हैं, उस दिन भी आजादी नहीं मिली है। उस दिन भी डोमिनियन स्टेटस मिला है, भारत को भी, पाकिस्तान को भी। यह सरकारी अभिलेख जो नेशनल आर्काइव्स है, यानी राष्ट्रीय अभिलेखागार ने उसमें दर्ज है कि इन दोनों को डोमिनियन स्टेटस मिला है, आजादी नहीं मिली है।
तो ये हमेशा सब डोमिनेंट स्टेटस की बात करते रहे। तो देश को बांटने का जो अपराध है इन्हीं दोनों का है, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू। प्लान किसका था? माउंटबेटन का था। माउंटबेटन को इसीलिए भेजा ही गया था कि भारत को छिन्न भिन्न करो। पहले छिन्न भिन्न कैसे? पहले जो है 565 या 562 रियासतों में बांट दो, और जो बचे फिर उसको बांटो जो है वो टू नेशन थियरी के आधार पर। देखिए, टू नेशन थियरी जो इसी गद्दार कांग्रेस की देन है, लेकिन बीजेपी किस तरह से उसको छुपाती है। देखिए, जो गद्दारी कांग्रेस ने की है उतनी ही गद्दारी बीजेपी कर रही है इस कांग्रेस को बचा करके। हमारे देश के लोग जाने कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन को जानना बहुत जरूरी है कि टू नेशन थियरी की नींव जो है इस कांग्रेस ने 1909 में ही रख दी थी, जब हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता जो है बहुत खतरे की घंटी थी अंग्रेजी सरकार के लिए। क्यों? 1857 की लड़ाई, 1857 का हमारा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रहा, जिसको ये कांग्रेसी चमचे इतिहासकारों ने कभी भी आजादी की जंग की क्रांति का नाम नहीं दिया। उसको दिया बगावत, सिपाही मुटिनी, विद्रोह। आजादी की जंग की क्रांति का इन सब गद्दार चमचे जो इतिहासकार हैं जीएनपीसी के, कांग्रेस के, उन्होंने इसका नाम नहीं दिया। लेकिन उसकी विशेषता कई थी। सभी विशेषताओं में यह था कि हिंदू मुस्लिम एकता या हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता वो अपने स्वभाव पर थी, अपने पराकाष्ठा पर थी, अपने क्लाइमेक्स पर थी। तो अंग्रेजों का ये कहना था कि भाई, ये कहना था कि हमने इस बगावत को, अब उनके शब्दावली में तो बगावत था, हमारे आपके लिए तो आजादी की जंग का वो क्रांति थी, लेकिन अंग्रेजों के लिए वो बगावत था। तो उनका ये कहना था कि हमने इस बगावत को दबा तो दिया, लेकिन था बड़ा खतरनाक। थोड़ी सी भी गफलत होती तो हमारी हुकूमत भी जा सकती थी, ये चिंता थी। तो वो उनका ये कहना था कि इसमें सबसे बड़ा जो कारक था, फैक्टर था इस आंदोलन का या उनके शब्दों में बगावत का, वो था हिंदू मुस्लिम एकता। तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के रखना है, ये उनके शासन की एक अविभाज्य, इनएलाइनेबल नीति बन गई कि हर तरह से हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना है। इसलिए अंग्रेजों ने 5 संस्थाओं की स्थापना की। उसमें सबसे पहले कौन? कांग्रेस की स्थापना तो खुद अंग्रेजी सरकार ने किसी अंग्रेज जो उनके द्वारा ही की थी। तो सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना करवाई 1885 में। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना इसने करवाई अंग्रेजी सरकार ने 1906 में। फिर अंग्रेजी सरकार ने वामपंथियों की स्थापना करवाई 1920 में। फिर अंग्रेजी सरकार ने स्थापना करवाई 1922 में हिंदू महासभा की। और फिर अंग्रेजी सरकार ने स्थापना करवाई 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS। ये 5 संस्थाएं अंग्रेजी सरकार ने अपने तत्वाधान में, अपने संरक्षण में सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। आज भी ये संस्थाएं रूप भले बदल लें, आज देश की एकता में जो मुख्य और है हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए दिन रात सक्रिय हैं। कांग्रेस भी
मुस्लिम लीग भी, हालांकि मुस्लिम लीग अब उसने अपना नाम बदल लिया है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML बन गई है। फिर वामपंथी, और फिर मैंने जो हिंदू महासभा वो अब बन गई है विश्व हिंदू परिषद RSS। ये सब के सब हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए आज भी सक्रिय हैं, और जो कि पैदा किए गए थे अंग्रेजी सरकार के द्वारा, हमारे दुश्मन अंग्रेजी सरकार के द्वारा। तो इनका असली चाल चरित्र और चेहरा पहचानने की आवश्यकता है। तो टू नेशन थियरी, जिसका कि सब बहाना लेते हैं कि इसी आधार पर देश बटा है, तो टू नेशन थियरी की नींव जो है इस कांग्रेस ने 1909 में ही रख दी थी। कब? कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए इन अंग्रेजों ने एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए एक अलग मतदाता मंडल, एक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था थी, उसको हूबहू इसने मान लिया। तो वही जो है बिल्कुल न्यू इसने डाल दिया इस कांग्रेस ने टू नेशन थियरी का। हमारे देश के सभी लोग अब इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, तब लोग वो जागरूक होंगे। अभी मैं देख रहा हूं कि इसको देखने वाले, इसको शेयर करने वाले, इसको आगे बढ़ाने वाली संख्या अभी उतनी अपेक्षित नहीं हो पाई है। तो दो देशों का सिद्धांत या टू नेशन थियरी की नींव इस कांग्रेस ने मैंने आजादी की जंग के समय ही 1909 में ही रख दी थी। लेकिन इस आरोप के इधर उधर करने के लिए वो कभी सावरकर का नाम लेती है, कभी इसका नाम लेती है। तो देश का विभाजन एक बहुत बड़ी त्रासदी है। प्लान किसका था? अंग्रेजों का था। अंग्रेजों ने माउंटबेटन को विभाजन के लिए भेजा था। लेकिन इसके मुख्य अपराधी कौन है? वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार ये मोहनदास करमचंद गांधी। और उसमें यह था कि भाई सत्ता सिर्फ जो है जवाहरलाल नेहरू को मिले। जो जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल हुए, चाहे जिन्ना साहब हुए, इनके मुकाबले सबसे उम्र में भी कम था। वकालत के पेशे में भी यानी कम, वकालत के पेशे में भी वो कम तजुर्बेकार था, और हर योग्यताओं में बहुत पीछे था, वो निकम्मा था वो, जिसके पक्ष में कोई कांग्रेसी नहीं था, जिसके पक्ष में अधिकांश जनता भी नहीं थी। ये तथ्य सभी को जानना, सभी भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है कि इस देश की आवाम उस समय, जिसमें सत्ता की छीना झपटी चल रही थी कि प्रधानमंत्री कौन बनाए, तो और जिन्ना के मेडिकल सेक्रेटरी जो उसने उन्होंने कांग्रेसियों को लिखा था कि भाई जिन्ना साहब को बोन टीबी हुई है, उसका मतलब था जिन्ना साहब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, और उसका तात्पर्य यह था कि यदि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। वो चिट्ठी जनता में फैल गई थी, प्रसारित हो गई थी, सार्वजनिक बन गई थी। तो जनता में यह था कि भाई प्रधानमंत्री, देश का पहला प्रधानमंत्री जिन्ना साहब को ही बनना चाहिए, क्योंकि उनको बनने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो कुछ ही दिनों के मेहमान है, चूंकि उनको टीबी हुई है, बोन टीबी हुई है। लाभ क्या है कि देश पर जो विभाजन का जो खतरा है वो टल जाएगा। तो देश की अधिकांश आवाम जो है वो जिन्ना साहब के पक्ष में थी, और कांग्रेस जो है वो पटेल के पक्ष में थी। नेहरू के पक्ष में कोई नहीं था, सिर्फ एक गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी था, और जो वो अंग्रेजी चमचा जो माउंटबेटन था। इन्हीं दोनों मिलकर के देश को बांट दिया।
और उससे इतना बेमनस देश बटा, आबादियों का हस्तांतरण हुआ या स्थानांतरण हुआ, बेमनस बढ़ाए, मारकाट हुई, और 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहन जो कि कुछ ही दिन पहले कंधे से कंधा मिला करके अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़े थे, वही आपस में कट मर करके 25 से 30 लाख लोगों की जान ली। तो इस चीज को ये दोनों गद्दार जानते थे, लेकिन सत्ता की हवस, इनका अंधापन कि देश बटे तो बटे, लोगों की जान जाए तो जाए, लोगों के घर उजड़े तो उजड़े, उसी तबाही के मंजर पर इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की शह पर, और वो जो है माउंटबेटन की प्लान के अनुसार ये जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की सत्ता उसने हथियाई। और इसकी भी एक लंबी कहानी है, देश को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन इसको ढकने के लिए आज भी ये दोनों बीजेपी वाले मिल करके और ये एनपीसी वाले मिलकर उसको ढकने की कोशिश करते हैं। और बाकी पार्टियां तो इनके आसपास घूमती हैं। क्या समाजवादी में वो नैतिक बल है कि इसको, क्या समाजवादी पार्टी में या नैतिक बल है कि इस कांग्रेस को बेनकाब कर सके कि आजादी के लिए, यानी ये वो जिम्मेदार है कांग्रेस? कभी नहीं। क्या आरजेडी में नैतिक बल है? जो आरजेडी जो अपने जातिवाद के ही मानसिक दलदल में फंसी हुई है, जो समाजवादी पार्टी हमसा जातिवाद के मानसिक दलदल में फंसी हुई है, और उसी प्रकार जो सांप्रदायिक और जातिवादी और जातिवादी और सांप्रदायिक और भाषावादी और प्रांतवादी मानसिक दलदल में फंसी हुई है ये ममता बनर्जी, और उसी कांग्रेस से निकली भी है, वो बेनकाब करेगी इन कांग्रेसियों को और नेहरू को और गांधी को। तो कोई भी पार्टी, कोई भी दल इस समय जो है जो ये कड़वे यथार्थ हैं जो कि हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है, वो जो है बताएगा नहीं और न बताने को तैयार है मानसिक रूप से। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है। और अब देखिए, आजादी की लड़ाई लड़े हमारे अमर शहीद 7 लाख, जिसमें प्रमुख हमारे हैं सुभाष चंद्र बोस, हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। भारतीय जनता दल जो है बाबा साहब को भी वही महत्व देता है, इसलिए कि उन्होंने जो काम किया है, हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन जिनके साथ हजारों साल तक उनके साथ जो है नाइंसाफी हुई, अन्याय हुआ, शोषण हुआ उनका, तो उनका उद्धार करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, वह किसी भी अमर शहीद के माने प्रयास से कम नहीं है, इसलिए वही महत्व देता है। और इसके बैनर में हमेशा सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के बाद तीसरे स्थान पर इन्हीं को महत्व देता है अपने बाबा साहब। खैर, इन पर विशेष रूप से जब चर्चा आएगी तो और भी इनकी विशेषताएं, इनका योगदान के विषय में वो चर्चा करेगा। और इतना जरूर है कि इनके नाम पर जो पार्टी जो चला रहे हैं, राजनीति चला रहे हैं, वो सभी इनके सिद्धांतों के दुश्मन हैं। इनका एक भी सिद्धांत का पालन ये मायावती नहीं करती है। इनके सारे सिद्धांतों के दुश्मन है वो मायावती। क्या समझते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो लोहिया साहब के आदर्शों पर चलती है? बिल्कुल नहीं, घोर जातिवादी। तो आजादी के लिए प्राण दिए हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह ने। लेकिन जब सत्ता हथियाना हुआ तो ये दोनों गद्दार आए और एक एक करके अपने
सत्ता हथियाने के महत्वाकांक्षा मंसूबों में से हटाया। सबसे पहले इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, जबकि 1942 में जब जापान ने सरेंडर कर दिया, मैंने जब अमेरिका ने वो उसके नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए, तो वो उसने सरेंडर कर दिया, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और यहाँ हिटलर भी शायद अपने को उसने गोली मार लिया। तो नेताजी सहायता के लिए रूस की ओर रुख कर दिए, रूस जाने के लिए। तो लेकिन अमेरिका की, ब्रिटेन की खुफिया हमेशा बिल्कुल इनके पीछे पड़ी हुई होती, इन पे पूरा नजर रखी होती कि कहाँ जा रहे हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इस नेहरू को व्यंग्यात्मक रूप में कहा कि व्यंग रूप कि तुम्हारा दोस्त जो है वो रूस में टहल रहा है। तब इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने रूसी शासकों से मिलकर के हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कैद करवाया, और कैद करवा करके रूस में एक साइबेरिया का क्षेत्र है जिसमें घने घने जंगल है। उन जंगलों में जेल बनी हुई है, और वो जेल भी इतने भीड़ है कि एक बार कोई कैदी उसमें बंद कर दिया जाए तो वो बाहर नहीं आएगा, वो सीधे ऊपर ही जाएगा खुदा के पास। तो उन्हीं भीड़ जंगलों जेलों में हमारे नेताजी को बंद करवा करके निर्मम यातनाओं के साथ जो है ये उनकी हत्या करवाई इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। ये सच्चाई है, लेकिन इसको अभी सरकार के द्वारा जांच करा करके पुष्ट होना बाकी है। कुछ लोग इशारा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दल एक अकेला ऐसा दल है जो कि बहुत बेबाकी से और जो है पूरे माने पूरी दृढ़ता के साथ इस बात को रखता है। बस यही कहता है कि भाई अभी तो ये कह रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा, और वही राष्ट्रवादी सरकार, ये नकली राष्ट्रवादी नहीं, नकली राष्ट्रवादी मोदी नहीं। मोदी तो देश के साथ वो गद्दारी कर रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं कि शायद लोगों को अंदाज नहीं है। अब चूंकि विषय थोड़ा सा भटकने ना पाए, ये नेताजी को सम्मान देने की बात करते हैं। इनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति विश्व में सबसे ऊंची, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति 5 फीट की, वो भी किसके स्थान पर? जॉर्ज पंचम के स्थान पर। ये सम्मान दे रहे हैं इसको। जब बीजेपी के जितने चमचे हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने सम्मान दिया उनको। क्या धोखा है मोदी जी के द्वारा और उनके चमचों के द्वारा। भारतीय जनता दल तो बराबर कह रहा है कि जो इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट पर किन सैनिकों का नाम है जो कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से लड़ाई लड़ते हुए वो जो शहीद हो गए थे, जिन्होंने प्राण दिए थे अंग्रेजों के लिए, उनके नाम पर यह है आपका इंडिया गेट। कलंक है। देश को जरूरत है कि जिनकी बदौलत हमको आजादी मिली, आजाद हिंद फौज, उसका स्मारक होना चाहिए। भारतीय जनता दल को जब भी मौका मिलेगा, जब भी सत्ता में आएगी, इस इंडिया गेट को ढहा करके, उसको डिवास्टेट करके, उसको बुलडोज करके जो है आजाद हिंद का एक वो बड़ा स्मारक बनवाएगी, जिसमें हमारे 28,000 आजाद हिंद फौज के जवान जो शहीद हुए थे, यानी उनका नाम खुदेगा। और वहीं पर हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विश्व में सबसे ऊंची, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति से भी ऊंची वो मूर्ति बनवाएगा।
भारतीय अवाम ताकत दल। तो मोदी जी तो बहुत बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं हमारे अमर शहीदों के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ और देश के साथ। और ये बीजेपी के चमचे कह रहे हैं कि वो सम्मान दे रहे हैं। तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारे सुभाष चंद्र बोस को रूसी शासकों से मिलकर के वो यानी रूस या साइबेरिया के जेल में निर्मम यातनाओं के साथ उनकी हत्या करवाई। इस तथ्य की ओर से सबका ध्यान हटाने के लिए डाइवर्ट करने के लिए इसने एक कहानी रचवाई कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है हवाई जहाज दुर्घटना में हुई है। और कौन हवाई जहाज? जो कि टोक्यो या जापान से नेताजी को लेकर के रंगून या सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। और जो वो हवाई जहाज ताइवान या फार्मूसा के पास वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसी दुर्घटना में, उसी हवाई जहाज दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु। इस तरह की एक कहानी इसने बनवाया। और वो कहानी जो है, उस कहानी पर लोगों का विश्वास माने लेने के लिए, अर्जित करने के लिए जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अधीन कमीशन ऑफ इंक्वायरी के द्वारा पहले शाहनवाज कमीशन उस पर ठप्पा लगवाया कि भाई ये जो नेताजी की मृत्यु हवाई जहाज दुर्घटना में हुई थी, ये कहानी सही है। फिर उसकी जो बेटी थी गद्दार इंदिरा गांधी ने, तो खोसला साहब थे वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, तो उनकी अध्यक्षता में कमीशन ऑफ इंक्वायरी के द्वारा जो है फिर उसी कहानी पर कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हवाई जहाज दुर्घटना में हुई थी, उसने ठप्पे लगवाए कि लोग इसी झूठी कहानी पर विश्वास करें। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहनों की जिज्ञासा शांत नहीं होती कि ये सब झूठ बोल रहे हैं ये कांग्रेसी। तो फिर लोगों ने पटना हाई कोर्ट में अर्जी लगाई और उसमें एनडीए की सरकार थी। थोड़ा सा माने ये सब कांग्रेसी जो है शासन में नहीं थे। पटना हाई कोर्ट ने एनडीए गवर्नमेंट को आदेश दिया और उस आदेश के फलस्वरूप तीसरा जो है इंक्वायरी कमीशन जो है मुखर्जी साहब, शायद एसपी मुखर्जी करके थे, शायद याद नहीं आ रहा, हाँ कोई मुखर्जी साहब थे, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस। उस मुखर्जी कमीशन ने सच्चाई सामने रख दिया। उसने अपने बहुत लंबा चौड़ा, हालांकि उस मुखर्जी कमीशन को इन कांग्रेसियों ने सहयोग भी नहीं दिया। उसकी एक लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। सहयोग भी नहीं दिया और तत्वाम ये सब नाटक करते रहे, सब वो षड्यंत्र करते रहे। लेकिन वो उसको समय ज़्यादा लग गया। लेकिन उसने इस तथ्य पर जो है कंक्लूड किया, उसका निष्कर्ष निकाला कि जो हवाई जहाज दुर्घटना में हमारे नेताजी की मृत्यु हुई है, ये कहानी सत्य नहीं है। इतना उसने वो कर दिया। लेकिन इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी की फाइंडिंग के साथ दुर्भाग्य ये रहा कि थोड़ा सा इसको मैंने वक्त ज़्यादा लगा। तब तक एनडीए की सरकार जा चुकी थी और इस यूपीए की सरकार, इन कांग्रेसियों की सरकार आ चुकी थी। फिर उस रिपोर्ट को इन सबों ने रद्दी के टोकरी में डाल दिया। और जब इस पर पूछताछ भी हुई, जब इस पर मैंने संसद में सवाल उठे, तो उसमें ये अशोक चौहान, शायद वो गृह राज्य मंत्री था या विदेश मंत्री था, तो वो उनके दस्तखत से, मनमोहन सिंह के दस्तखत से जवाब दिया कि इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी के पर बोलते हैं ना ATR, एक्शन टेकन रिपोर्ट, इसलिए जारी नहीं की जा सकी कि यह जो है वो ये रिपोर्ट जो है पिछले 2 रिपोर्टों से मेल नहीं खाती थी।
तो इतने सब गद्दार हैं ये सब कांग्रेस वाले। खैर, तो सुभाष चंद्र बोस को ये अपने रास्ते से हटा लिए, सबसे बड़ा कांटा। तो बाकी तो एक एक करके, तो बाकी को तो निपटाना जो है आसान हो गया, क्योंकि बाकी सब वो मोहनदास करमचंद गांधी के ही अधीन थे, जिसमें षड्यंत्र करके ये मोहनदास करमचंद गांधी उसे नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनवा रहा था, और इस्तीफा ले रहा था इनसे, सरदार पटेल से। तो सरदार पटेल ने इसका विरोध नहीं किया। अब सरदार पटेल ने पता नहीं यानी क्या सोच करके विरोध नहीं किया, लेकिन सरदार पटेल को सोचना चाहिए था कि यदि वो प्रधानमंत्री बने होते तो देश जो दंश झेल रहा है आज तक, क्या दंश झेल रहा है, क्योंकि ये एपिसोड लंबा हो जाएगा। पहला है, हमारे देश की जमीन 70,000 वर्ग मील जो है 1962 में दे दी गई इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपने दुश्मन चीन को। इसके बाद इन सबों ने 15,000 वर्ग मील और दे दिया और घुसवा दिया इन कांग्रेसियों ने। और 62 के पहले ही इस जवाहरलाल नेहरू ने चीनी सेना को नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो कि आज की तारीख में अरुणाचल प्रदेश है, उसमें घुसवा दिया था। और जहां और जो पूछने पर जब काफी पूछताछ हुई इस जवाहरलाल नेहरू से, तो इसने झूठ बोला कि उसने चीन के नेताओं से बात कर ली है और चीनी सेना वापस हो जाएगी, लेकिन वो चीनी सेना वापस नहीं हुई। और ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने झूठ बोला। और वहीं पर आज की तारीख में एक जो है आवासीय क्षेत्र बन गया, कॉलोनी बन गया है, और उसकी जितने भी आधारभूत सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप हो गए हैं। उसी का फोटो जो है नासा, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, ने फोटो लेकर उसको वायरल कर दिया। उसी फोटो पर ये गद्दार राहुल गांधी को हवाला किया कि मोदी जी ने भारत में चीनी सेना को घुसवा दिया। फिर ये भीगी बिल्ली और कायर बीजेपी वाले, ये इनकी जबान नहीं खुल पाई कि भैया ये तुम जो ये बता रहे हो, दिखा रहे हो, और नासा के फोटो या आधार पर जो कूद रहे हो कि मोदी जी ने घुसवा दिया, यह तुम्हारे बाप के नाना गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी का जीता जागता नमूना है ये। लेकिन वही मैंने कहा ना, बीजेपी वालों की गद्दारी देश के साथ यह है कि इसमें इतनी बड़ी गद्दार जेएनपीसी के हर एक, जेएनपीसी को भी और जेएनपीसी के हर एक नेता, चाहे मोहनदास करमचंद गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे इंदिरा हो, चाहे राजीव हो, चाहे राहुल हो, सबकी रक्षा कर रहे हैं बीजेपी वाले। अब तो यहां तक बात आ रही है, मैं उसका नमूना मैं बता रहा हूं कि बीजेपी के सिपा सालार में एक है संजय दीक्षित, जो चलाता है जयपुर डायलॉग्स। उसमें एक वाकया देखा गया कि वो कपिल कुमार जो इतिहासकार हैं, जो खासकर इग्नाऊ में जो इतिहास पर जो शोध है, जो रिसर्च है, उस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं कपिल कुमार जी। और एक अनुज धर करके हैं, वो सुभाष चंद्र बोस पर बोलते रहते हैं। लेकिन ये सब कायर किस्म के हैं कि असली बात जब उनको बोला रहता है तो इधर उधर जो है वो भागने लगते हैं। सही बात को पूरी दृढ़ता के साथ, और वो इन गद्दारों के आगे मैंने जो है वो कायर बनना, कितनी बड़ी विचित्र बात है। वो गद्दारी करते हैं और उनकी गद्दारी को कहने में, बताने में अनुधर हुए, चाहे कपिल कुमार हुए, चाहे कोई भी हो, चाहे जीटी बख्शी हो, ये बोलने में यानी इन लोगों का की जो है वो गिगी बंद हो जाती है। भारतीय जनता दल तो सरेआम कहता है कि घोर गद्दार, ये गद्दारी देश के खिलाफ गद्दारी के जो कारनामे करेगा, जो कृति करेगा, वो गद्दार है। तो वो सब कहना शुरू किए हैं
पता नहीं क्यों ये मोदी सरकार भी जो है इस मोहनदास करमचंद गांधी को अभी भी माने पूज रही है, महात्मा बना रही है। और जो है, और इसी महात्मा गांधी की बात को यदि हमारे शुरू के स्कूली बच्चों में दिया जाएगा तो कोई भी सेना में भर्ती नहीं होगा, कोई देश के प्रति भक्ति नहीं दिखाएगा। अरे भाई, आखिर इसी इतने बड़े गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को इन समूह ने राष्ट्रपिता वो क्यों बनवाया? अब इस बात को ये सुधांशु त्रिवेदी देखिए कैसे कहता है। सुधांशु त्रिवेदी मोहनदास करमचंद गांधी को गद्दार नहीं बोलेगा, लेकिन कैसे घुमा के कहता है, इसको सुनिए। वो कहता है कि भाई हमारे देश में तमाम जो है वो ऐतिहासिक हस्तियां हुई, चंद्रगुप्त मौर्य हुए और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए, और जो चोल के राजा थे, जो असम के राजा थे, फुगन, और भी कई है। तो हमारे देश के सबूत हैं। हालांकि उन सबूतों में अकबर का नाम नहीं लिया, औरंगजेब का नाम नहीं लिया, बाबर का नाम नहीं लिया, यानी वो सबूत नहीं है। ये देखिए इसकी बदमाशी सुधांशु त्रिवेदी की। तो खैर, तो ये सबूत हैं। इसके आगे वो कहता है सुधांशु त्रिवेदी कि यहाँ तक कि प्रभु राम प्रभु कृष्ण भी मैंने वो मानते हैं कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरियसी, माने कि महत्व जो है वो माता का है, और जो है वो इस धरती का है, माता का है। लेकिन राष्ट्रपिता के विषय में वो सुधांशु त्रिवेदी कह रहा था कि ये तो लगता है कि आयातित अवधारणा या शब्द है। आयातित हो चाहे कुछ भी हो, सुधांशु त्रिवेदी महोदय, आप देश को बताएं चाहे न बताएं, सच्चाई यह है कि इन कांग्रेसियों ने अपने पाप को ढकने के लिए एक मजबूत ढाल के रूप में उनको राष्ट्रपिता के रूप में बिठा दिया। इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को, जिसने देश को बंटवाया, जिसने लोगों को मरवाया, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया, जिसने पाकिस्तान बनवाया, जो पाकिस्तान जो है अब वो अभिशाप वो बना हुआ है। तो भारतीय जनता दल की बातों को अब धीरे धीरे घुमा करके सभी ये जो है बीजेपी के भी जो चमचे किस्म के वो माने जो है ये यूट्यूबर हो चाहे कोई भी हो, अब वो मानने लगे हैं। और ये एपिसोड लंबा न हो पाए। और भारतीय जनता दल ने बराबर कहा है कि भारत का वैसे तो कोई मित्र नहीं है, लेकिन ये कुछ सीमित रूप में रूस जरूर है, उसने बराबर साथ दिया है भारत का। अमेरिका कभी भी दोस्त नहीं है भारत का। वो दोस्त जो पाकिस्तान का हो सकता है, चीन का हो सकता है, लेकिन भारत का मित्र नहीं हो सकता वो अमेरिका। और चीन तो ओपनली रूप में दुश्मन है, और पाकिस्तान भी दुश्मनी करके क्या कर लेगा, ये उसकी भी समझ में आ गया। लेकिन यहाँ की जो मानसिकता है, बीजेपी समर्थित मानसिकता, वो पाकिस्तान से तमाम सोशल मीडिया पर वो पाकिस्तान से तुलना करवाती है। बताइए, भारत के आगे पाकिस्तान की क्या औकात है। लेकिन पता नहीं बीजेपी वालों की मानसिकता के जितने भी कुछ पत्रकार हैं, वो भारत की तुलना करवाते हैं। तो अब तुलना करते ही जो है उसका लेवल वो बढ़ जाता है। तो हमारे देश में जो है कम से कम वातावरण हमारे इन अमर शहीदों का होना चाहिए। लेकिन ये वातावरण न हो, बराबर जो है वो हिंदू मुस्लिम पूरा वो भरा हुआ है। और वो उसके जो है वो हिंदू सनातन में खोट निकालेगा तो उसके इस्लाम खोट निकालेगा। और सुधांशु त्रिवेदी पुरानी बात लेकर के हमारे सनातन में ये था, हमारे पुराण में था, हमारे वेद में था, हमारे रामायण में। अरे सुधांशु त्रिवेदी महोदय, इसकी क्या जरूरत है भैया? हमारा देश जो वर्तमान है कैसे मजबूत हो, एक संवैधानिक इकाई कैसे मजबूत हो, इसकी बात करना है।
पुरानी पुरानी बातों को लेकर अपने वर्तमान जो है वर्तमान भारत को तबाह करना, जो है ये सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। जो है ये सुधांशु त्रिवेदी जैसे अपने को राष्ट्रवादी जो कहते हैं उनके द्वारा। तो कहने को बहुत कुछ है, आगे भी बोला जाएगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।